स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में असद के शासन का तो अंत हो गया है, लेकिन देश में असद के वफादारों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान प्रशासन को हर मोर्चे पर इन वफादारों से लड़ना पड़ रहा है। वहीं कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष भी नए प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में सीरिया में स्थिरता को लेकर काफी चिंता बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस सीरिया में बशर अल असद की सत्ता सिर्फ 2 हफ्तों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और अब उसकी राख में दबी असद के वफादारों की चिंगारी भड़क उठी है। पश्चिमी बंदरगाह शहर तारतूस में असद के वफादार बलों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 14 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुख्यात सैयद नाया जेल के पूर्व अधिकारी को उसकी भूमिका के सिलसिले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हमला कर दिया गया। इसमें असद के 3 वफादार भी मारे गए हैं। उधर अन्य मामलों में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद विद्रोहियों के नेतृत्व वाले प्रशासन ने होम्स, बनियास और जबला में कर्फ्यू लगा दिया है। बताया जा रहा है कि ये कदम एक वीडियो के कारण फैली अशांति के बाद उठाया गया है। इस वीडियो में अलवी समुदाय से जुड़ी मजार पर हमला दिखाया गया है। हालांकि सीरिया के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि ये वीडियो पुराना है और नवंबर के अंत में अलेप्पो पर हुए विद्रोही हमले और अज्ञात समूहों द्वारा अलावी मजारों के तोड़फोड़ का है। तारतोस और लताकिया शहरों के अलावा असद के गृहनगर कोरदाहा सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। सीरिया में अलावी समुदाय एक अल्पसंख्यक संप्रदाय है। असद परिवार और पिछले शासन के राजनीतिक और सैन्य अभिजात्य वर्ग इसी समुदाय से आते हैं। बागी नेताओं ने देश पर कब्जा करने के बाद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है। कई स्थानों पर क्रिसमस ट्री को जलाने की घटना के बाद से नए प्रशासन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ईरान ने हाल के दिनों में सीरिया में हुई घटनाओं की आलोचना की है। एक तरफ असद के वफादार अपने हथियारों को धार देने में लगे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर में कुर्द लड़ाकों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। कल राष्ट्रपति एर्दोआन ने एसडीएफ के लड़ाकों के हथियार डालने की धमकी दी थी। नए प्रशासन के सामने हर मोर्चे पर चुनौती है, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर सीरिया की हम स्थिति को देखें तो सीरिया में असद शासन का अंत हो गया है, लेकिन कल जो 14 सुरक्षा कर्मियों की वहां पर मौत हुई है, क्या कारण है? क्या असद के वफादार अभी भी वहां पर मौजूद हैं? चंद्रशेखर जी बिल्कुल मौजूद हैं। और ये कहना कि बशर अल असद या उसके पहले जो उनके पिता थे हाफिज अल असद एक तरह से तानाशाह रूलर्स थे, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो बिल्कुल गलत होगा। मैं खुद सीरिया में एटलीस्ट मैंने 3 विजिट्स किए हैं वेरियस टाइम्स जब मैं मिडल ईस्ट में पोस्टेड था। तो उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहा है। और अलावाई जो समुदाय है ये एक तरह से रूलिंग क्लैन था, जिसके ये रिप्रेजेंटेटिव थे असद फैमिली। लेकिन एक पॉपुलैरिटी की जड़ें काफ़ी मजबूत थी। आइडियोलॉजिकली भी जो अरब नेशनलिज्म है वो सीरिया में काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जो अब कल की बात कर रहे हैं, ये जो 2 जगहें हैं तारतुस और लताकिया, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रही हैं अलावाइट्स की। जो जब इनके ऊपर हमला हुआ या अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो एक हम देखते हैं कि अलावाइट की फॉल्ट लाइन है जो कोस्टल एरियाज में जाके पड़ती है। बाकी और जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया वो ज़रूरी है उसको समझाना, वो ये है कि जो कुर्दिश इलाके हैं, अब कुर्दिश इंडिपेंडेंस एक पुरानी एक तरह से मूवमेंट रही है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। ट्रीटी ऑफ सेवर्स में प्रॉमिस किया गया था कि एक सेल्फ डिटर्मिनेशन होगी और कुर्दिश होमलैंड और कुर्दिश देश बनेगा। लेकिन वो जो एक तरह से प्रॉमिस था उसको नकारा गया। और 1929 तक ये बड़ा क्लियर हो गया था कि इनको स्टेटहुड नहीं मिलेगी। तब से ये कुर्दिश इंडिपेंडेंस की बात चल रही है। ये जो इलाका कुर्दिश इंडिपेंडेंस को होना था, उसमें एक कुछ इलाका सीरिया का है, बहुत बड़ा इलाका तुर्की का है, इराक का है और ईरान का है। अब जो बात हो रही है, सबसे बड़ा इलाका क्योंकि तुर्की का, और तुर्की ने इनको
कुर्द को टेररिस्ट ग्रुप माना है। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी पीकेके, उसके जो हेड थे ओजलान, उनको अरेस्ट भी किया गया, अभी जेल में है वो तुर्की के अंदर। तो ये एक लड़ाई होगी तुर्की और कुर्दिश ग्रुप्स के बीच में। तो एक ये दूसरी फॉल्ट लाइन बन गई। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी दरारें हैं। एक है हयात तहरीर अल शाम HTS, जो अभी डोमेस्कस में हम जिनको देख रहे हैं, लेकिन उधर फ्री सीरियन आर्मी भी है। उधर हम देखें को ईस्ट बिल्कुल ही पूर्व में इस्लामिक स्टेट के गढ़ हैं। बिल्कुल। और अगर हम सदर्न पार्ट में जाएं, वहाँ एक ड्रूज मिलिशिया है जो इजराइल के साथ भी उनके संबंध हैं। तो एक तरह से बहुत ज्यादा फेल्ट लाइन से ओलेवाइट सेक्ट की हमने बात की, तो एक तरह से इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है कि जो अब की स्थिति है सीरिया में, वो एक सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रही। एक और अतुल जी, ये है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ को लेकर के या दूसरे जो धर्मावलंबी हैं उनको लेकर के, क्योंकि असद का शासन कैसा ही रहा हो, कितना ही उसमें कुख्यातपन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेक्युलर सीरिया की पहचान थी। अब उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जा रहा है कि नया प्रशासन जो आया है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप असद क्लैन जो थे वो इतना हार्ड सेक्युलर जिसको कहते हैं वैसे थे। और इस तरह से कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अलावाइट कथाई हैं, ड्रूज हो, सबको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। ये हम बात इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब जैसे कल क्रिसमस था और क्रिसमस के कई ऐसे हादसे हुए हैं, तो एक तरह से माइनॉरिटीज को लेके, खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी, अलावाइट, दोनों को हम देख रहे हैं। अलावाइट भी एक शिया सेक्ट है उससे जुड़ा हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इनके माइनॉरिटीज के ऊपर सडनली एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं। और आगे आते समय में मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ये कोई इलेजिटिमेट इसमें कोई ये जो उनके शक हैं या जो डर हैं वो बेबुनियाद हैं। आगे देखना पड़ेगा कि ये अभी जो रूलर्स हैं, नए शासक हैं, ये कैसे आप मैनेज करते हैं और किस तरह का रवैया, एक तरह से आइडियोलॉजी क्या अडॉप्ट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा आगे। अतुल जी, यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो सीरिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक तटस्थ हस्तक्षेप वहाँ पर हो। क्या इसकी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है या कुछ हो रहा है इसको लेकर के वहाँ पर? अभी इस वक्त चंद्रशेखर जी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी कोई कब समय हुआ है जब ये पावर टेक ओवर हुआ है। हमें कुछ नेगेटिव साइंस जरूर नजर आ रहे हैं। इसके पहले लेकिन एक अस्ताना में डायलॉग होता था, अस्ताना डायलॉग, जिसमें एक तरह से डायलॉग में सब जितने भी ग्रुप्स हैं वो वहाँ रिप्रेजेंटेड होते थे। रूस रिप्रेजेंटेड होता था, टर्की वहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता था। तो एक ये नहीं है कि ये ग्रुप्स एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो एक प्रोसेस बैकग्राउंड में रहा है। मुझे लगता है जब जैसे ऐसे स्थिति अगर बिगड़ती है या होता है तो एक प्रेशर आएगा कि दोबारा से डिप्लोमेसी शुरू हो, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। तो एक वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो प्रोसेस है उसको शायद बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अमेरिका नहीं है, अमेरिका को आना पड़ेगा बीच में। जो जितने भी प्लेयर्स हैं, ईरान को आना पड़ेगा बहुत प्रोमिनेंटली। तो वो अस्ताना प्रोसेस का अस्ताना प्लस प्रोसेस एक शुरू हो सकता है, लेकिन अभी हम उससे दूर हैं। अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तेजी पकड़ रहा है। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर अपना काफ़ी महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी